पॉइंट हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया है वो ये है कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मर का होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब सेम फ्लक्स की वजह से एक से ज्यादा कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो, उस प्रिंसिपल को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। यानी जब एक से ज्यादा कॉइल एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो इलेक्ट्रिकली, यानी वायर के थ्रू कनेक्टेड ना हो एक से ज्यादा कॉइल, बल्कि उनके बीच में मैग्नेटिक कनेक्शन यानी मैग्नेटिक कपलिंग हो। जैसा कि यहाँ पर दो कॉइल्स यानी कि दो वाइंडिंग्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग का मतलब जिधर सोर्स ऑफ सप्लाई लगा हुआ है, दैट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, साइनसोइडल वोल्टेज। और दूसरी साइड जो कि ओपन आपको दिख रही है डायग्राम में, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। जिधर सोर्स ऑफ सप्लाई कनेक्ट होता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और दूसरे वाले साइड में जहां लोड कनेक्ट होता है, अभी फिलहाल यहाँ पे लोड कनेक्शन आपको नहीं दिख रहा है, उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो ये दो प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की आपस में वायर के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये कोर के थ्रू कनेक्टेड है। इस कनेक्शन को कहते हैं मैग्नेटिक कपलिंग। तो जब दो वाइंडिंग या दो से ज्यादा वाइंडिंग एक दूसरे से मैग्नेटिकली कपल्ड हो और सेम फ्लक्स उन दोनों वाइंडिंग्स में ईएमएफ इंड्यूस कराए, ऐसे प्रिंसिपल को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन होता है। यहां पर हमने प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल N1 से डिनोट किया है और सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को N2 से डिनोट किया है। अब एज पर फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब कोर का फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी E1 इज इक्वल टू माइनस N1 डी फाइव बाई डी टी। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स N1 डी फाइव बाई डी टी। माइनस साइन यहाँ पर लेंज लॉ को बताता है और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसकी पोलैरिटी इस तरह से होगी कि इससे फ्लो होने वाली करंट इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करें। दिस इज लेंज लॉ। तो यहाँ माइनस साइन लेंज लॉ के लिए लगा हुआ है। और मैग्नीट्यूड ईएमएफ इंड्यूस का डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर। इसी तरह से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो भी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग एंड टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विच इज लिंकिंग विद सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोनों ही ईएमएफ में जो कॉमन पोर्शन है, कॉमन एक्सप्रेशन है, वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। इसका मतलब यह है कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पे। नंबर ऑफ टर्न जिस तरफ की वाइंडिंग में ज्यादा होगा, यानी अगर प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा तो प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ E1 ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो ईएमएफ इंड्यूस है वो ज्यादा होगा। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर N2 की वैल्यू N1 से ज्यादा है तो E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा होगी। और इस कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। और अगर N2 की वैल्यू N1 से कम होगी तो E2 की वैल्यू E1 से कम होगी, तो इस स्थिति में हम ट्रांसफॉर्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो इस तरह से वर्किंग के आधार पर हम ट्रांसफॉर्मर को दो भागों यानी दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो हमने पिछले क्लास में इन पॉइंट्स को पढ़ा था। अब इससे आगे बढ़ते हुए अब हम ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन को डेराइव करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपसे सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है। The derivation of EMF equation. ईएमएफ इक्वेशन को डेराइव करते समय हम ये चीज कंसीडर करेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मर हम डेराइव कर रहे हैं, जिस ट्रांसफॉर्मर के लिए एक्सप्रेशन, वो ट्रांसफॉर्मर आइडियल है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर हम कंसीडर कर रहे हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डेरिवेशन में याद रखेंगे। वो ये है दैट V1 is equal to E1 and E2 is equal to V2. Similarly, V1 I1 is equal to V2 I2। इन पॉइंट्स को हम दिमाग में रख के चलेंगे जब हम इस डेरिवेशन को करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज
V1 इज इक्वल टू E1 हम इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि हमने ये मान लिया है कि ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में किसी भी तरह का कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं। क्यों नहीं वोल्टेज ड्रॉप है? क्योंकि रेजिस्टेंस हमने 0 माना है। इसलिए V1 इज इक्वल टू E1 होगा और E2 इज इक्वल टू V2 होगा। सिमिलरली V1 I1 मतलब इनपुट पावर, V2 I2 मतलब आउटपुट पावर। तो हम ट्रांसफार्मर आइडियल मान रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इनपुट पावर विल बी इज इक्वल टू आउटपुट पावर। ऐसा इसलिए हम मान सकते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में जो लॉस है वो भी 0 है और कोर में जो लॉस है वो भी 0 है, क्योंकि हम आइडियल ट्रांसफार्मर मान के चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कॉपर लॉस इज 0, पावर लॉस इज 0 इन वाइंडिंग्स। सिमिलरली कोर में जो लॉस है, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस इज 0। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में किसी भी टाइप का लॉस नहीं हो रहा है पावर में, एनर्जी में, इसीलिए जो आप इनपुट पे पावर देंगे आपको आउटपुट में मिलेगा आइडियली। तो इन पॉइंट्स को हम कंसीडर करके ही डेरिवेशन ईएमएफ इक्वेशन का करेंगे। अब स्टार्ट आप कहां से करेंगे? आपको ईएमएफ इक्वेशन को डेराइव करना है, तो सबसे पहली चीज आप क्या कंसीडर करोगे? ट्रांसफार्मर के फ्लक्स की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। ट्रांसफार्मर के फ्लक्स की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होगी V max sin ओमेगा टी। अब सवाल ये उठता है कि क्यों ट्रांसफार्मर की फ्लक्स की, कोर के फ्लक्स की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि ट्रांसफार्मर की फ्लक्स को क्रिएट कौन कर रहा है? तो जवाब है अप्लाइड वोल्टेज, दैट इज V1। जो आप प्राइमरी पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो साइनोसोडल वोल्टेज है। तो साइनोसोडल वोल्टेज वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कराएगा वो भी साइनोसोडल होगी, इसलिए कोर में जो फ्लक्स जनरेट होगी, सॉरी क्रिएट होगी, उसका नेचर भी वोल्टेज के नेचर के जैसा होगा, करंट के नेचर के जैसा होगा। तो करंट भी साइनोसोडल है। करंट की आप इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिखते हैं साइनोसोडल करंट की, I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो इसलिए हम फ्लक्स का भी नेचर वही लेके चलेंगे जो अप्लाइड वोल्टेज का है। तो अप्लाइड वोल्टेज साइनोसोडल है, इसलिए करंट भी, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगी? वो साइनोसोडल होगी। अब आते हैं इसके आगे। एज पर फेराडे लॉ, प्राइमरी साइड में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू माइनस N1 डी फाई बाई डी टी। राइट। अब हम इक्वेशन 1 में जो फ्लक्स का एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पर पुट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में आप इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो फाई मैक्स कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा। राइट। अगर अब हम इस ईएमएफ को एज अ साइनोसोडल फंक्शन लिखें तो हम यहां से इस माइनस साइन को हटा सकते हैं। माइनस साइन आप हटाओगे तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो हम इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करके साइनोसोडल फंक्शन में लिख सकते हैं N1 ओमेगा फाई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब यहाँ पर हम एक चीज ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? तो इसका जवाब ये है कि जब साइनोसोडल फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो अगर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू 1 हो जाएगा तो E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप इस एक्सप्रेशन में जहां पर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिखा है, यहां 1 पुट कर देंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी N1 ओमेगा फाई मैक्स। तो हम इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं E1 मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू।
हमने सिर्फ इतना सा मॉडिफिकेशन किया है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि E1 की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होगी। तो हम इस एक्सप्रेशन में जहां sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 लिखा है यहाँ 1 पुट कर दें तो E1 Emax के बराबर हो जाएगा और उसकी वैल्यू होगी N1 ओमेगा phi max। तो हमने जहां पर ये N1 ओमेगा phi max लिखा है यहाँ पर हमने पुट कर दिया है E1 max। तो यहाँ पर बेसिकली हमने किया यह है दैट E1 max is equal to N1 ओमेगा phi max N1 और ओमेगा की वैल्यू आप पुट करिए तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होगा इंटू phi max। ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू प्राइमरी साइड में इंड्यूस होने वाले ईएमएफ की। इसी तरह से हम आरएमएस वैल्यू भी लिख सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज की। So what will be the RMS value? So RMS वैल्यू में हम सिंपली कैपिटल E1 लिख सकते हैं। तो RMS वैल्यू होती है E1 max upon under root 2। That means N1 2 pi F into phi max upon under root 2। 2 पाई अपॉन अंडर रूट 2 को आप सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू अप्रोक्सीमेट 4.44 आप लिख सकते हो। 4.44 N1 small f into phi max। This is the expression of EMF of primary winding। ये प्राइमरी वाइंडिंग के ईएमएफ का एक्सप्रेशन है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आरएमएस वैल्यू है प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड होने वाली ईएमएफ की, वो डिपेंड करती है प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स पर। स्मॉल एफ, ये स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी है जो कि अप्लाइड वोल्टेज की है, यानी ट्रांसफार्मर के इनपुट पर जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है स्मॉल एफ। एंड phi max इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स इन द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ओके, सो ईएमएफ इन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, आप सिमिलरली सेकेंडरी ईएमएफ, सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ का एक्सप्रेशन भी डेराइव कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो जहां जहां 1 लिखा हुआ है इस डेरिवेशन में, वहां वहां आप 2 लिखते चलिए और कोई फर्क नहीं आएगा जब आप सेकेंडरी ईएमएफ का एक्सप्रेशन डेराइव करोगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो E2 माइनस N2 डी फाई बाई dt। फाई की वैल्यू पुट कीजिए और आप सेम प्रोसीजर जैसा कि इस साइड में लिखा हुआ है उसको आप फॉलो करते जाओगे तो एट द लास्ट आप पहुंचोगे E2 इज इक्वल टू, यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग, सिमिलर वैल्यू आपको मिलेगी। इसमें कहीं कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ जो फर्क आएगा जहां 1 लिखा हुआ है पैरामीटर में वहां सफिक्स में आप 2 लिख दीजिए बस। नथिंग विल चेंज अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग। So this will be the expression of EMF of secondary winding। इन एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं। So let me write this equation 2, equation 3, equation 4, and also let me write these expressions equation 5 and equation 6, because I will use these two equations while deriving further some results. Okay, so now आपसे जो डेरिवेशन पार्ट पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में ईएमएफ इक्वेशन का, उसमें आपको इक्वेशन 3 और 4 तक ही करना है।
जब आपसे बोला जाए डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर और डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, तो आप इक्वेशन 3 और 4 तक करिए, बस यहाँ तक। इसके अलावा होता क्या है कि आपको एग्जामिनेशन में कभी-कभी टर्न रेशियो का फॉर्मूला भी डिराइव करने के लिए कहा जाता है। ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो या रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, 3 नामों से इसको बोल सकते हैं। टर्न रेशियो, रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको डिराइव करिए। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको इक्वेशन 3, 4 और यहाँ ऊपर जो लिखी है इक्वेशन 5 एंड 6, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो कैसे आप वहां तक पहुंचोगे, उसके लिए पहला स्टेप ये है दैट डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा दैट E1 अपॉन E2 विल बी इज इक्वल टू N1 upon N2. This N1 upon N2 is equal to E1 upon E2 is known as turn ratio और इसको आप स्मॉल k से, इन सम बुक्स स्मॉल k के प्लेस में स्मॉल a भी लिखा होता है, सो इट डज नॉट गोइंग टू इफेक्ट मच। आप स्मॉल k लिखिए या स्मॉल a लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रखर कुमार गुप्ता, इज देयर एनी प्रॉब्लम? यू हैव सेंड मी द मैसेज। सर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, प्लीज रिपीट करना है। व्हाट इज द प्रॉब्लम प्रखर कुमार गुप्ता? आर यू नॉट एबल टू अटेंड द क्लास? Okay, let it be. Return back to the topic. Okay. So N1 upon N2 is basically known as turn ratio, or sometimes it is also known as ratio of transformation or transformation ratio. In some books, this turn ratio is denoted by small k, in some books small a. आप दोनों में से कोई भी एक पैरामीटर ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। इसे आप कर लीजिए इक्वेशन 7। अब आप इक्वेशन 7 और इक्वेशन 5 को कंपेयर कीजिए, तो जहां पर आपने इक्वेशन 7 में E1 लिखा है, उसके रिस्पेक्ट में उसके आई मीन साइमल्टेनियसली आप जहां E1 लिख रहे हैं वहां V1 लिख सकते हैं, जहां V2 लिख रहे हैं आप E2 भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेशियो। तो आप यूजिंग इक्वेशन 5 we can write equation 7 as V1 upon V2 equals E1 upon E2 equals N1 upon N2 is equal to small k. Let me write it as equation 8. Now, further we can modify equation 8 using equation 6. How we can modify it? Just see it. We can write equation 6 as I2 upon I1 is equal to V1 upon V2. In equation 6, it is written as V1 I1 is equal to V2 I2, and we can write it like this. I2 upon I1 is equal to V1 upon V2. So let us assume that this is equation 6. Now, further using equation 6 in equation 8. Using equation 6, equation 8 can be written as I2 upon I1 is equal to V1 upon V2 is equal to E1 upon E2 is equal to N1 upon N2 is equal to
K. This is very important relation for transformer. It will used in further analysis where K is basically known as ratio of transformation. Okay, sometimes it is also known as turn ratio. Look, what is the difference between ratio of transformation and turn ratio? When this K will be called as turn ratio and when this K will be called as ratio of transformation? It is very simple logic. Let me explain. Look, when we are saying only n1 upon n2, okay, when we are saying only n1 upon n2, then this K will be known as turn ratio. जब हम n1 upon n2 बोलेंगे तो k को सिर्फ टर्न रेशियो कह सकते हैं, लेकिन जब हम इस पूरे फॉर्मूले को कहेंगे कि k की वैल्यू है e1 upon e2 is equal to n1 upon n2 is equal to k, then it will be known as ratio of transformation, because by using this formula we can transform e1 into e2 and e2 into e1. ये फॉर्मूला आपको बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा है दैट करंट रेशियो जो ट्रांसफॉर्मर का है वो वोल्टेज रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब क्या होता है? देयर इज somebody is sending सर आप इसको क्लास में लर्न करवाया है. पीयूष मौर्य, बेटा मुझे पता है मैंने क्लास में सारी चीजें बताई हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुत से स्टूडेंट क्लास में नहीं थे जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था, ड्यू टू सेवरल रीजंस. रीजन क्या थे मुझे नहीं पता, बहुत कम बच्चे क्लास में आ रहे थे दोनों ही सेक्शंस में, ए एंड बी में. इस वजह से मैं सारी चीजें फिर से रिपीट कर रहा हूँ. जो लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, दोबारा पढ़ लेंगे तो आपकी तबीयत नहीं खराब हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है मैं कितनी बार भी कोई चीज बताऊं आप लोगों को याद नहीं रहता है, तो एक बार और आप पढ़ लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अनंत श्रीवास्तव, प्लीज रिपीट टर्न रेशियो. अनंत श्रीवास्तव, टर्न रेशियो का मतलब होता है n1 upon n2. n1 is the number of turn in primary winding and n2 is number of turn in secondary winding. So ratio of primary winding turns to secondary winding turn is known as turn ratio. बट जब आप इस पूरे फॉर्मूले को देखेंगे दैट I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू K, देन K को हम रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं. ठीक, अब मैं जो बता रहा था उसको सुनिए ध्यान से. ये फॉर्मूला ये बताता है कि ट्रांसफॉर्मर के वोल्टेज का जो रेशियो है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो वोल्टेज का रेशियो है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ करंट. इसको इस तरह से समझिए कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वाइंडिंग में यानी कि आउटपुट में V2 को बढ़ा रहा है रिस्पेक्ट टू V1, सो जो I2 है उसकी वैल्यू I1 से कम हो जाएगी. यानी जिस साइड पर, यानी सेकेंडरी साइड पर जब ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज लेवल को अप करेगा तो सेम एंड पर, सेम साइड पर करंट लेवल को डाउन कर देगा. और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में आउटपुट पे वोल्टेज लेवल डाउन होगा बट करंट लेवल अप हो जाएगी. ये इस आपको रिलेशन से पता चलेगा. तो इसी वजह से ऊपर यहां पर एक रिलेशन लिखी हुई है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, दैट इज V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2. ये इसीलिए लिखी हुई है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी साइड पर अगर वोल्टेज लेवल को अप कर रहा है तो करंट लेवल को डाउन करेगा, अगर वोल्टेज लेवल को डाउन कर रहा है तो करंट लेवल को अप करेगा, सच दैट the power is constant from input to output. This is what transformer is all about. ये ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग है. आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे करोगे और टर्न रेशियो यानी कि रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तक कैसे पहुंचोगे. न्यूमेरिकल में इन रिलेशंस का यूज होगा. इसको अगर आप सपोज इक्वेशन नंबर 9 कह दीजिए, तो न्यूमेरिकल्स में इक्वेशन 9, इक्वेशन 3 एंड 4, इनका आपको यूज करना है. बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मर टॉपिक और साथ में ये सारे रिलेशंस भी. जस्ट वेट, किसी का मैसेज है.
लास्ट लाइन एक बार और समझा दीजिए सर। ओके, आदर्श श्रीवास्तव। आदर्श श्रीवास्तव, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और आप मुझसे पूछ सकते हैं लास्ट लाइन में आपको क्या समझ में नहीं आया। सर I2 इज अपॉन I1 है, हाँ, उसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू K होगा सर। I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू K होगा, राइट? यस बिल्कुल सर। होगा जी। और कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है, आप अनम्यूट हो जाइए। सॉरी, म्यूट हो जाइए, अनम्यूट तो है ही। चलिए, अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी टाइम को यूटिलाइज करते हुए हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं, उसके बाद आने वाले क्लासेस में न्यूमेरिकल देखेंगे। सो व्हाट इज प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर we will do the numerical part in next class. चलिए, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जब हम कंसीडर करेंगे तो हमें यह याद होना चाहिए कि हमने आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या एजम्पशंस लिए थे। उन एजम्पशंस को यहाँ पर हम कंसीडर किस तरह से करेंगे, इसे ध्यान से समझते चलिए। सबसे पहले बात करते हैं कोर की। तो कोर को जब आप प्रैक्टिकल कंसीडर करेंगे तो हमें ये याद रहना चाहिए हमने आइडियल में क्या वैल्यूज कंसीडर की थी परमिबिलिटी वगैरह की। तो आपको फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए, हमने आइडियली क्या कंसीडर किया है कि कोर की परमेबिलिटी इनफाइनाइट है और जो रिलक्टेंस है कोर का वो 0 है। तो जब हम प्रैक्टिकली कंसीडरेशन में आएंगे, यानी जब हम किसी चीज को प्रैक्टिकली डिजाइन करते हैं तो हम आइडियल को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि जो चीजें आइडियली हैं हम उसके आसपास प्रैक्टिकल चीजों को डिजाइन करें। ओके, तो आइडियल अगर कोर की परमेबिलिटी इनफाइनाइट है तो इसका मतलब जब हम प्रैक्टिकल कोर डिजाइन करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो हम ऐसा कोर कंसीडर करेंगे जिसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। इनफाइनाइट का मतलब तो हम पहुंच नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा परमेबिलिटी हो ऐसा कोर हम लेंगे। तो इसीलिए जब कोर बनाते हैं तो हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को कंसीडर करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी उन मटेरियल्स को कंसीडर करते हैं जिनकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में एलॉयज, उनके एलॉयज को मिलाने के बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोर बनाया जाता है जिससे उसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। बहरहाल ये डिजाइनिंग पर्पस की बात है, आप इस तरह से उसको बस सिंपल तरह से समझते चलिए कि जब हम प्रैक्टिकल कोर की बात करेंगे तो उसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, वेरी हाई। और जो मैग्नेटिक रिलक्टेंस है वो अब 0 नहीं होगा क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल पे आ गए। तो इसका जो रिलक्टेंस है इट विल बी वेरी लो रिलक्टेंस। ओके, आइडियली 0 है तो प्रैक्टिकली क्या होगा, वेरी लो। तो अगर ऐसा होगा तो जो करंट रिक्वायर होगी मैग्नेटाइज करने के लिए कोर को, अब ये 0 नहीं होगी, सम अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, प्रैक्टिकली 0 है, सॉरी आइडियली 0 है तो प्रैक्टिकली क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ करंट विल बी नीडेड टू मैग्नेटाइज द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अगली लाइन पढ़िए, कोर लॉस, हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस 0 है आइडियली, तो प्रैक्टिकली क्या होगा, वेरी लो कोर लॉसेस विल बी प्रेजेंट और आयरन लॉस विल बी प्रेजेंट इन द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो वापस यहां आते हैं। तो कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो परमिबिलिटी ऑफ कोर is very high and reluctance of core is very low. That is, some magnetizing current is
required to magnetize the core of transformer and there will be very low iron or core losses। ये बात हो गई कोर की। अब आते हैं वाइंडिंग पर। देखिए वाइंडिंग के केस में क्या लिखा है हमने, आइडियली वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, ठीक है। बट किसी भी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली 0 पॉसिबल ही नहीं है, दुनिया में ऐसी वाइंडिंग है ही नहीं, ठीक है। ऐसा कोई कंडक्टर ही नहीं है जिसको आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशन में ये कह सके कि इसका रेजिस्टेंस 0 है। स्पेशल कंडीशन में हो सकता है बट नॉर्मल कंडीशन में नॉट पॉसिबल। तो जो वाइंडिंग बनाते हैं ट्रांसफार्मर की वो कॉपर की बनाई जाती है। तो कॉपर में सम रेजिस्टेंस विल बी ऑलवेज देयर, तो 0 की जगह हम क्या लिखेंगे, वेरी लो रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। इतना ज्यादा लो होता है कि उसको स्टडी में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि 0 नहीं है, बहुत कम रेजिस्टेंस है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का। तो अब क्योंकि 0 नहीं है, बहुत कम ही सही लेकिन है, इसीलिए ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में थोड़ा बहुत वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ठीक है। और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी थोड़ा बहुत वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि अब हमने रेजिस्टेंस की बात कर ली वाइंडिंग में। अब क्योंकि वाइंडिंग में रेजिस्टेंस है तो थोड़ा बहुत आई स्क्वायर आर लॉस होगा, यानी कॉपर लॉस होगा। तो ये तब होगा जब आपने बात कर ली कि अब वाइंडिंग आइडियल नहीं है। तो सेकेंड वन विल बी लाइक देयर विल बी very low resistance in transformer windings, hence a small voltage drop in both windings and small copper loss in transformer windings। तो जब आप प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कंसीडर करेंगे तो फिर ये पैरामीटर्स अपने आप इंक्लूड हो जाएंगे ट्रांसफार्मर की स्टडी को करने के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरह का लीकेज फ्लक्स ट्रांसफार्मर में नहीं है, यानी जो कोर फ्लक्स को सेटअप कर रहा है वो कोर में ही कॉन्फाइंड हो रहा है और दोनों वाइंडिंग से पूरा का पूरा लिंक कर जा रहा है। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ बहुत लो अमाउंट ऑफ फ्लक्स विल बी लीक इन एयर, मतलब एयर में बहुत कम अमाउंट का फ्लक्स होगा जो पाथ बना लेगा, तो उस लीकेज फ्लक्स को अब हम कंसीडर करेंगे। तो हम लिखेंगे देयर विल बी वेरी स्मॉल लीकेज फ्लक्स इन बोथ वाइंडिंग्स। तो दोनों ही वाइंडिंग में थोड़ा थोड़ा लीकेज फ्लक्स होगा, ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी है। अब ये सारे पैरामीटर्स हमने कंसीडर कर लिए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के। अब इसे हम ट्रांसफार्मर की स्टडी को करने के लिए कैसे यूज करेंगे, इसको ध्यान से समझते चलिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कोर से स्टार्ट करते हैं।
देखिए, एक चीज़ पहले मैं क्लियर कर दूँ आपको कि आइडियल और प्रैक्टिकल में क्या फ़र्क आ जाएगा, उसको इस तरह से बड़े सिंपल तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रांसफ़ॉर्मर में बेसिकली आप इनपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो और आउटपुट पे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जा रही है। बेसिकली आप कर क्या रहे हैं कि ट्रांसफ़ॉर्मर के इनपुट पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, you are applying electrical energy at the input of transformer, and at the output of transformer you are getting electrical energy, right? बीच में ट्रांसफॉर्मर बेसिकली कोर के अंदर ये कर रहा है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है और फिर से आउटपुट पे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिकन्वर्ट होके मिल जा रही है। आइडियली हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है। आप इनपुट पे अगर मान लीजिए आपने 1000 जूल एनर्जी दी, 1000 जूल एनर्जी दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट पे आपको 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट किलोवाट आवर होती है, तो हम अगर इस तरह से कहें कि आपने 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट पे दी, तो आपको 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है आइडियली। बट जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग में स्मॉल पावर लॉस होगा। अभी बताया मैंने आपको, कोर में भी स्मॉल पावर लॉस होगा जिसको हम आयरन या कोर लॉस कहते हैं। वाइंडिंग में होने वाले लॉस को हम कॉपर लॉस कहते हैं। और थोड़ा बहुत फ्लक्स में लीकेज आएगा, तो फ्लक्स में लीकेज आने से क्या होगा कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही हो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, अगर लीकेज फ्लक्स को आप कंसीडर कर लें तो थोड़ा बहुत इनपुट से आउटपुट में एनर्जी का लॉस होगा। अब एज एन इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, तो एक इंजीनियर का काम यह है जो ट्रांसफॉर्मर बना रहा है, वो ये सारी चीज़ों को निकाल के रख दे। डेटा शीट पे ये निकाल के रख दे कि हाँ, कौन-कौन सी लॉसेस हो रही हैं ट्रांसफॉर्मर में और कितनी-कितनी हो रही हैं। अब इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीकेज फ्लक्स कितना हो रहा है, कॉपर लॉस कितनी हो रही है, आयरन लॉस कितनी हो रही है। तो इसको पता लगाने के लिए क्या है कि हमको मेजरमेंट चाहिए। हमको ये मेजरमेंट चाहिए कि कितना ट्रांसफॉर्मर का रेजिस्टेंस है, कितना लीकेज फ्लक्स है, कितना आयरन लॉस है। तो इसको मेजर करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों को पैरामीटर के फॉर्म में देना पड़ेगा। हमको इसको कंसीडर करने के लिए कोई तरीका ढूँढना पड़ेगा। तो इस तरह से समझिए, अभी तक वाइंडिंग में रेजिस्टेंस नहीं है, अब हम दोनों वाइंडिंग में रेजिस्टेंस बनाएंगे। प्राइमरी वाइंडिंग में R1 बनाएंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग में R2 बनाएंगे। ओके, इसी तरह से दोनों ही वाइंडिंग में सम लीकेज फ्लक्स हो रहा है। मान लीजिए फाइव डैश वाइंडिंग 1 में हो रहा है और फाइव डैश वाइंडिंग 2 में हो रहा है। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हमने मान लिया थोड़ा सा फ्लक्स लीक कर रहा है। अब हमें फ्लक्स के लीकेज को कैलकुलेट करना है। देखिए, बड़े सिंपल तरह से समझिए, अगर पावर का लॉस होगा तो पावर का लॉस रेजिस्टेंस में होता है। ये मैंने आपको यूनिट 2 में पढ़ाया था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, कि रेजिस्टेंस में पावर का लॉस होता है। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में पावर का लॉस नहीं होता है, एनर्जी स्टोर होती है। इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी, कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो जब भी मैग्नेटिक एनर्जी की बात आएगी तो वो कहाँ स्टोर होगी? इंडक्टर में। यानी अगर हमें किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम किस में निकालेंगे? इंडक्टर में निकालेंगे। पावर लॉस हमें निकालनी है तो हम किस में निकालेंगे? रेजिस्टेंस में निकालेंगे। तो इस प्रोस्पेक्टिव में अगर आप सोचिए, तो फ्लक्स लीक हो रही है, तो फ्लक्स अगर लीक हो रही है तो मैग्नेटिक एनर्जी लीक हो रही है, यानी मैग्नेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो मैग्नेटिक एनर्जी का लॉस हम किस पैरामीटर में, किस कंपोनेंट में निकाल सकते हैं? जवाब है इंडक्टर में निकाल सकते हैं। तो इसलिए दोनों ही वाइंडिंग में हम इंडक्टर को शो करते हैं। इंडक्टर बनाते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में और इसको नाम देते हैं X1। इसी तरह से सेकेंडरी वाइंडिंग में इंडक्टर बनाते हैं, इसको नाम देते हैं X2। तो जब आप प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं तो दोनों ही वाइंडिंग में हम इंडक्टर भी बनाते हैं और इस इंडक्टर को कहते हैं लीकेज रिएक्टेंस। इस इंडक्टर को कहते हैं लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग इज X1, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इज X2। तो यहां तक हमने आपको क्या क्लियर किया कि आप पावर लॉस को दोनों वाइंडिंग में कैसे कंसीडर करोगे। उसके लिए आप दोनों वाइंडिंग में R1 R2 रेजिस्टेंस बनाते हैं। लीकेज फ्लक्स को कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम दोनों ही वाइंडिंग्स में लीकेज रिएक्टेंस X1 एंड X2 बनाते हैं। यहां तक बात हो गई वाइंडिंग में। वाइंडिंग में दो चीजें हो रही हैं, पावर का लॉस हो रहा है और लीकेज फ्लक्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आते हैं कोर के अंदर।
प्रैक्टिकली अब हम कोर के अंदर चीजों को कैसे इंक्लूड करेंगे। तो कोर के अंदर दो फिनोमेना हो रहे हैं, वो कौन कौन से फिनोमेना है कोर के अंदर। एक फिनोमेना है मैग्नेटाइजेशन का, और दूसरा फिनोमेना हो रहा है आयरन लॉस, या जिसको कि कोर लॉस भी कहते हैं। देखिए मैग्नेटाइजेशन इज अगेन मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मैग्नेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें कौन से कंपोनेंट को कंसीडर करना पड़ेगा। जवाब है इंडक्टर को। तो हम कोर के प्लेस पर एक इंडक्टर बनाएंगे, इसको हम डिनोट करते हैं एक्सएम से। एक्सएम इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, इसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। और कोर लॉस या आयरन लॉस जो है ये पावर लॉस है, एनर्जी लॉस है। तो हम पावर लॉस या एनर्जी लॉस को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें कंपोनेंट कौन सा लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस। तो आरसी नाम का एक रेजिस्टेंस कोर के प्लेस पर बनाते हैं, और इसको कहते हैं कोर लॉस रेजिस्टर, ठीक है, कोर लॉस रेजिस्टर। तो कोर के अंदर हम इन दो पैरामीटर्स को बनाएंगे, मैग्नेटाइजेशन को और कोर लॉस को। अब इसके आगे फर्दर एक बात और समझिए। अब हम जब एक्सएम बनाएंगे और आरसी बनाएंगे, तो इसमें हम करंट भी फ्लो करते दिखाएंगे। क्यों करंट फ्लो करते दिखाएंगे? बिकॉज जब एनर्जी आप देते हैं, तो एनर्जी को कंसीडर करते हैं, तो एनर्जी किसी वायर के अंदर किस तरह से फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन के मोशन के थ्रू फ्लो होती है। आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद वोल्टेज अपनी जगह पर है, उसने क्या क्रिएट किया, कंडक्टर के दो बिंदुओं के बीच में, दो पॉइंट के बीच में प्रेशर क्रिएट किया। उस प्रेशर के वजह से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट बहती है। तो आपने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया, और उस एनर्जी को लेके कौन आगे बढ़ता है? जवाब, इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के आगे बढ़ने को यानी फ्लो करने को हम कहते हैं करंट। तो अगर आपने एक्सएम बना दिया, आरसी बना दिया, यहाँ R1 बना दिया, X1 बना दिया, तो अब इसमें एनर्जी को लेके कौन जाएगा? एनर्जी को लेके करंट जाएगा। एनर्जी का अगर लॉस हो रहा है, तो एनर्जी के लॉस को कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए क्या? आपको करंट चाहिए, क्योंकि करंट से ही आप एनर्जी लॉस कैलकुलेट करते हैं। अगर रेजिस्टेंस में आप एनर्जी लॉस निकाल लें तो I²R करेंगे, रिएक्टेंस में निकाल लें तो I²X करेंगे। तो आपको एनर्जी लॉस अगर चाहिए, तो आपको करंट भी चाहिए। आप करंट दिखाएंगे उसमें कि करंट कितनी जा रही है, तभी आप लॉस दिखा सकते हो। तो प्राइमरी साइड में आप करंट दिखाएंगे I1, सेकेंडरी साइड में आप करंट दिखाएंगे I2। इसी तरह से मैग्नेटाइजेशन के लिए जो आप करंट को दिखाओगे, उसको हम डिनोट करते हैं I म्यू से, और आरसी में जो करंट आप दिखाओगे, इसको हम डिनोट करते हैं IC से। हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली अलग अलग एनर्जी लॉस को हम अलग अलग करंट दे रहे हैं। यहां पर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, क्योंकि ये दोनों सेम करंट से सप्लाई हो रहे हैं। जो रेजिस्टेंस में लॉस हो रहा है यानी पावर का लॉस, और लीकेज फ्लक्स में जो लॉस हो रहा है, वो आपको सेम करंट से सप्लाई करना है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में इसीलिए लगेंगे। बट मैग्नेटाइजेशन और कोर लॉस, ये दोनों अलग अलग सेपरेट फिनोमेना है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हमने इन दोनों के लिए अलग अलग करंट बनाई है। मैग्नेटाइजेशन कोर में हो रहा है, वो एक अलग फिनोमिना है, और जो कोर लॉस है वो एक अलग फिनोमिना है, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस। ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, एक्सएम और आरसी। इसलिए हम इसमें अलग अलग करंट आई म्यू या आईसी दिखा रहे हैं। कुछ बुक्स में आई म्यू के प्लेस पर आई एम भी लिखा होता है, टू डिफ्रेंशिएटेड। तो अगर अब हम कोर को बनाएंगे और वाइंडिंग्स को बनाएंगे ट्रांसफॉर्मर की, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर अब जब आप बनाओगे, तो उसमें रेजिस्टेंस बनाओगे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में। अभी फर्स्ट स्टेप में हम कोर एज इट इज बना लेते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज मिल रही है? यस सर। ओके। जी सर। आप लोगों का थोड़ा Yes, टाइम sir. मैं यहाँ पर और लूंगा, मुझे पता है आप लोगों को
टाइम बहुत हो गया क्लास अटेंड करते हुए। थोड़ा-सा टाइम सिर्फ़ इसलिए मैं ले रहा हूँ बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि जहाँ आज शुरू किया है इसको ख़त्म कर दूँ ताकि अगले क्लास में मैं अच्छे से दूसरे टॉपिक को पढ़ा सकूँ। तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम और लूँगा। अभी तो आप लोगों को और कोई क्लास अटेंड नहीं करनी है ना इसके अलावा? सर नो सर। ठीक है, तो थोड़ा-सा और आप लोग टाइम दे दीजिए, मैं इस टॉपिक को ख़त्म कर सकूँ। जल्दी से जल्दी मुझे इसे ख़त्म करना है ताकि जो लोग पहले से क्लास में इनको पढ़ चुके हैं, उनको बार-बार एक ही चीज़ें ना पढ़नी पड़े। सो प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1, लीकेज रिएक्टेंस X1, सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस X2 एंड रेजिस्टेंस R2, इनपुट वोल्टेज V1, करंट I1, I2 और वोल्टेज V2। डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए मैंने प्राइमरी साइड में यहाँ पर सोर्स ऑफ सप्लाई नहीं दिखाया है और यहाँ पर लोड भी नहीं दिखाया है ताकि डायग्राम थोड़ा सिंपल रहे और इसका कोई खास रीज़न नहीं है। ओके, अब यहाँ पर कोर को हम हटाएंगे। जब आप कोर को हटाते हैं तो सेम डायग्राम आप इस तरह से बना सकते हैं। कोर को हटाइए, प्राइमरी वाइंडिंग, बीच में यहाँ पे 2 से 3 लाइन लगा दीजिए जो कि ये बताती है कि दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, मैग्नेटिकली कपल्ड हैं। V1, V2, I1, I2, यहाँ पर EMF इंड्यूस हो रहा है E2, यहाँ पर EMF इंड्यूस हो रहा है E1। नंबर ऑफ टर्न दोनों में अलग-अलग हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न N1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न N2 है। This is resistance of primary winding, leakage reactance of primary winding. This. Okay. हमने इस डायग्राम में क्या किया है, कोर को हटा दिया है। अब हम इन दोनों को एक सेकेंड कोर में जो फिनोमेना हो रहा है उसको हम यहाँ पर इस तरह से शो कर सकते हैं। रेजिस्टेंस एंड मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। कोर में लॉस जो हो रहा है वो है आयरन लॉस, उसके लिए रजिस्टर लगा दिया। और कोर में मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उसके लिए लगा दिया XM। ओह सॉरी, सो इस तरह से आप सर्किट बना सकते हैं ट्रांसफार्मर की। अब आपके मन में चल रहा होगा हम इस तरह से सर्किट क्यों बना रहे हैं, तो कुछ देर पहले मैंने इसका जवाब आप लोगों को दिया था कि एज एन इंजीनियर जो लोग ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते हैं बड़ी-बड़ी कंपनियों में, जैसे इलाहाबाद में आप में आपकी नैनी में एक कंपनी है एल्स्टॉम।
तो एल्स्टॉम में ट्रांसफार्मर बनते हैं, तो वहाँ पर ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स जो होते हैं कैड एक सॉफ्टवेयर होता है, मैटलैब एक सॉफ्टवेयर होता है, तो इस पे पहले एनालिसिस की जाती है ट्रांसफार्मर की, डिज़ाइन किया जाता है, लॉसेस कैलकुलेट होते हैं, बड़े-बड़े लैबोरेटरी होती है वहाँ पे। तो एक इंजीनियर क्या करता है, पहले ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करके देखता है, उसमें होने वाले सारे फिनोमेना को स्टडी करता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाई जाती है ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकली क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें ढेर सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, कोर है और बहुत से कंपोनेंट्स आप देखते हैं ट्रांसफार्मर को बाहर से बक्से के अंदर बंद रहता है, उसमें तेल वगैरह रहता है, ऑयल रहता है, ट्रांसफार्मर ऑयल। बट एक इंजीनियर क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करता है, अपने मतलब के लिए, उसको स्टडी करना है। तो उसी मतलब को हम यहाँ पर बना रहे हैं कि हम किस तरह से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांसफार्मर को कन्वर्ट करें, ताकि हम अपने मतलब की चीज़ें इसमें से कैलकुलेट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोसेसेस आप कर रहे हो, ये एक एप्रोक्सिमेशन है और कुछ नहीं। एक्चुअल में ट्रांसफार्मर ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन हम बेसिकली करके आ रहे हैं, एप्रोक्सिमेशन कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर के ये 2 अलग-अलग सर्किट्स जो बने हुए हैं, ठीक है? दिस वन इज़ प्राइमरी एंड दिस वन इज़ सेकेंडरी। इस डायग्राम में प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट सेपरेट हैं, बीच में आपके मैग्नेटिक कपलिंग यहाँ पर दिखाई गई है। पर्पस यहाँ पर यह है कि हम इन दोनों को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करें, लेकिन इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करने में प्रॉब्लम क्या है कि दोनों वाइंडिंग का जो नंबर ऑफ टर्न है वो अलग-अलग है। इस वजह से दोनों ही साइड के वोल्टेज लेवल अलग-अलग है, करंट लेवल अलग-अलग है। तो हम इसको आपस में तब तक नहीं कनेक्ट कर सकते जब तक कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी साइड, दोनों साइड के वोल्टेज लेवल और करंट लेवल को बराबर ना कर दें। ठीक है? तो बराबर करने के लिए एक प्रोसेस यूज होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिफर टू प्राइमरी या रिफर टू सेकेंडरी। रिफर टू प्राइमरी का मतलब यह है कि आप सेकेंडरी साइड को प्राइमरी की तरफ रिफर कर रहे हो, रेफरेंस ले रहे हो सेकेंडरी साइड को प्राइमरी की तरफ कन्वर्ट करने के लिए। उसके लिए करते क्या है, E2 को E1 के बराबर करते हैं, R2 को R1 के बराबर करते हैं, X2 को X1 के बराबर करते हैं, I2 को I1 के बराबर करते हैं और V2 को V1 के बराबर करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। E2 को आप E1 के बराबर कैसे कर सकते हैं? तो उसका जवाब यह है कि अभी आपने देखा था टर्न रेशियो का फॉर्मूला, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू है N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू K। ओके, तो दैट मीन्स E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू व्हाट, K। तो E2 इज इक्वल टू क्या होगा, E1 अपॉन K, और K की वैल्यू क्या है, N1 अपॉन N2। तो यहाँ N1 अपॉन N2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 इंटू E1। ये E2 की वैल्यू है। दैट मीन्स E1 इज इक्वल टू आप करेंगे तो क्या होगा, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू E2। अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसे समझ जाएंगे तो बाकी सारी चीजें आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अगर हमें E2 को E1 के बराबर करना है, यहां पर क्या लिखा है, E1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू, सॉरी, E1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इंटू E2। तो दैट मीन्स अगर E2 को E1 के बराबर करना है, तो अगर हम E2 में N1 अपॉन N2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 के। और इस पूरे टर्म को N1 अपॉन N2 इंटू E2 को हम नया नाम दे देते हैं E2 डैश। तो जब हम E2 डैश लिख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो E2 है, दिस इज रिफर्ड टू प्राइमरी, दिस इज रिफर्ड टू प्राइमरी। आप लोगों ने नोट्स में फॉर्मूला देखा होगा, तो नोट्स में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके, वो इसी रेफरेंस में लिखा हुआ है कि जब हम E2 को E1 के बराबर कर रहे हैं, यानी कि हम E2 को रिफर कर रहे हैं प्राइमरी को, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, टर्न रेशियो का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो जब आप E2 में N1 अपॉन N2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो E2 लिखा है ये E1 के बराबर हो जाएगा। तो हम इस पूरे टर्म को नाम दे देते हैं E2 डैश। तो अब हमने क्या किया कि हमने रिफर टू प्राइमरी कर दिया E2 को, तो अब हम नाम दे देंगे इसको E2 डैश। इसी तरह से R2 को नाम दे देंगे R2 डैश, X2 को नाम दे देंगे X2 डैश, I2 को नाम दे देंगे I2 डैश, V2 को नाम दे देंगे V2 डैश।
तो ये सारी वैल्यूज हो गई रिफर्ड टू प्राइमरी। अब इनकी अगर हम वैल्यूज यहाँ पर एक साइड लिखें, हेडिंग लिखें हम रेफर टू प्राइमरी। तो रेफर टू प्राइमरी में हमने आपको E2 डैश बता दिया, E2 डैश इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इंटू E2। इसी तरह से V2 डैश इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इंटू V2। आप में से कोई भी बिना नोट्स में चेक किए ये बता सकता है कि I2 डैश की वैल्यू N2 अपॉन N1 इंटू I2 क्यों लिखा हमने? EMF और वोल्टेज में तो N1 अपॉन N2 लिखा हुआ है, लेकिन करंट में N2 अपॉन N1 क्यों लिखा है? कोई बता सकता है बिना चीटिंग किए हुए, नोट्स में देखे हुए? V1 upon V2 is equal to I2 upon I1 था इसलिए। चलिए, अच्छी बात है, गुड। क्योंकि ऊपर अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि करंट रेशियो टर्न रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए यहाँ पर करंट के फॉर्मूले में आप देख रहे हैं बदलाव N2 अपॉन N1 है, जबकि वोल्टेज में N1 अपॉन N2 है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे, कंसेप्ट क्लियर रहना बहुत जरूरी है। रेजिस्टेंस के केस में N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर R2 एंड लीकेज रिएक्टेंस के केस में N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इंटू X2। अब यहाँ पर स्क्वायर क्यों हो रहा है, इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं कि यहाँ पे स्क्वायर क्यों हो रहा है। एक मन में सवाल आना लाजमी है कि स्क्वायर क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए जहां पर लॉस कैलकुलेट हो रहा है वहां पर स्क्वायर देख रहे हैं आप, जहां पे पावर है। तो जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी में पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप स्क्वायर कर रहे हैं टर्म का। तो जब आप टर्म का स्क्वायर कर रहे हैं तो टर्न रेशियो का भी स्क्वायर हो जाता है। इसी वजह से यहां पर जब आप रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में आ रहे हैं तो यहां टर्न रेशियो का स्क्वायर हो जा रहा है। कारण क्या है कि जो लॉस प्राइमरी सर्किट में हो रही है, दैट मींस यहां पर, उसी तरह से सेकेंडरी सर्किट में भी कॉपर लॉस और मैग्नेटाइजेशन का लॉस हो रहा है। तो हम जब पैरामीटर्स को इधर रेफर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है लॉसेस को भी प्राइमरी के बराबर करेंगे। इधर वाली लॉस जो हो रही है सेकेंडरी साइड में उसको हम प्राइमरी साइड के बराबर करेंगे। और लॉस हो कहाँ रही है पावर की? रेजिस्टेंस में। मैग्नेटाइजेशन लॉस कहाँ हो रही है? रिएक्टेंस में। तो हम जब इधर को रिफर करेंगे तो हम इस चीज को भी कंसीडर करेंगे, इसीलिए यहां पर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में स्क्वायर हो रहा है। तो ये तो बात हो गई जब आप रिफर्ड टू प्राइमरी सर्किट बनाएंगे तो आप क्या क्या बदलाव करेंगे। तो अब जो आप सर्किट बनाएंगे उसको आप इस तरह से बनाएंगे। आप लोगों से बहुत बहुत माफी चाहता हूं मैं कि 1 बजे क्लास खत्म होनी थी, लेकिन उसको मैंने खींच के 1:18 तक कर दिया है। कि ऊपर वाले सर्किट से और इस वाले सर्किट में फर्क क्या आ जाएगा कि हमने सर्किट को रेफर टू प्राइमरी कर दिया है, तो R1 R2 डैश आपस में बराबर हो गए हैं, इसलिए हमने इसको एक साथ बना दिया है सीरीज में। यहाँ वोल्टेज V1 था, यहाँ वोल्टेज I1 था। दिस वन इज XM, इसको आप XM डैश लिख सकते हैं, इसको RC डैश लिख सकते हैं। अगेन कंटेक्स्ट यहाँ पर क्या है लिखने का कि हम रेफर टू प्राइमरी और रेफर टू सेकेंडरी बता रहे हैं, और कोई कंटेक्स्ट नहीं है इसका। XM डैश और RC डैश, यहाँ पर I2 डैश और यहाँ पर V2 डैश। ठीक है,
ऊपर वाली सर्किट एक बार फिर देख लीजिए। इस सर्किट में क्या है, दिस सर्किट, बीच में यहाँ पर मैग्नेटिक कपलिंग है। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर इन रेजिस्टेंस को, जो रिएक्टेंसेस को और वोल्टेजेस को और करंट्स को हमने रेफर टू प्राइमरी कर दिया था। इस वजह से अब हमने बीच में से ये मैग्नेटिक कपलिंग हटा दी, दोनों सर्किट को इलेक्ट्रिकली जोड़ दिया। इलेक्ट्रिकली जोड़ने के बाद सर्किट ये बनेगी, ठीक है। अब आप इन रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं सीरीज में, रिएक्टेंस को ऐड कर सकते हैं सीरीज में। तो R1 प्लस R2 डैश सीरीज में आप जब ऐड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं RE1। इसी तरह से X1 और X2 डैश को हम ऐड कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं XE1। तो अब ये डायग्राम और सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरह का बन जाएगा। V1, I1, I2, V2, this is RE1, XE1, XM dash, RC dash. This circuit is known as equivalent circuit of transformer refer to primary side, जहां पर RE1 is equal to है R1 plus R2 dash and XE1 is equal to है X1 plus X2 dash। RC dash is equal to है N1 upon N2 का होल स्क्वायर इंटू RC एंड XM डैश का मतलब है N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इंटू XM। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा कि आप इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी कैसे बन रही है यहाँ पर। और ये फॉर्मूले जो यहाँ मैंने लिखे हैं ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूले हैं। न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे आने के बहुत चांसेस रहते हैं। आपको इक्विवेलेंट सर्किट कैसे आई ये नहीं बनाना एग्जामिनेशन में, ये चीज मैं क्लियर कर दूं। अगर किसी को ये डिफिकल्ट पार्ट लग रहा हो तो बिल्कुल परेशान मत होइए, ये सर्किट कैसे बनी ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे न्यूमेरिकल में जो पूछा जाएगा वो मैं आपको क्लियर कर दूं। आपको न्यूमेरिकल में R1 की वैल्यू दी होगी, R2 की वैल्यू दी होगी, X1 की दी होगी, X2 की दी होगी और N1 N2 की वैल्यू दी होगी। आपसे सिर्फ ये कहा जाएगा कि आप ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए रेफर टू प्राइमरी साइड। तो आप डायरेक्ट ये वाली सर्किट बना दीजिए एग्जामिनेशन में, ये वाली सर्किट वैल्यूज निकाल के, वैल्यूज पुट करके ये वाली सर्किट बना दीजिए अगर ड्रॉ करने के लिए आता है। दूसरे तरीके से न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे यह आता है कि आपको R1, R2, X1, X2 की वैल्यू दी गई, आपसे सिर्फ कैलकुलेट कराया जाता है कि आप रेफर टू प्राइमरी, रेफर टू इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, रेफर टू प्राइमरी, रेफर टू सेकेंडरी, बस इसको निकाल दीजिए। ये भी नहीं ड्रॉ कराया जाता। तो बिल्कुल मत परेशान होइए कि ये डायग्राम सर जो बनाते जा रहे हैं बता बता के ये भी हमको बताना पड़ेगा, ये आपको नहीं बताना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो उसका आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि ये आया कहाँ से, बेवजह क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो इस वजह से मैंने आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर दी। अब अगर आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इस क्लास के लिए मैं यहाँ पर इस क्लास को खत्म कर